नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं लखवीर सिंह शेखावत। लोकसभा चुनाव के सियासी रण में राजस्थान की 12 सीटों पर पहले चरण में हुए मतदान में पोलिंग परसेंट कम रहने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता चिंतित हैं और दूसरे चरण में पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने और जीत दर्ज करने के लिए आश्वस्त हैं। ऐसे में राजस्थान की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले 3 बार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि आखिरकार राजस्थान का सियासी मिजाज उन्हें किस प्रकार का नजर आ रहा है। सर, पहले चरण का जो मतदान है उसमें पोलिंग परसेंटेज काफी कम रही है, ऐसे में दूसरे चरण में उसको किस प्रकार से बढ़ाया जाए और किस प्रकार का मिजाज नजर आ रहा है राजस्थान की जनता को आपको? नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है, पहले से अच्छा लग रहा था और कल के बाद में और ज्यादा बेहतर लग रहा है। 400 पार का नारा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि इस बार 400 पार, किस प्रकार से देखते हैं उनके इस नारे को और कितना दम मानते हैं? दम निकल गया, अब मेरे ख्याल से वो नहीं कहेंगे, 400 पार की बात करना छोड़ देंगे, लगता मुझे ऐसा है। उनको खुद को एहसास हो गया कि चुनाव हार रहे हैं हम लोग। सर, ऐसे कौन से मुद्दे आप मानते हैं जिनके दम पर कांग्रेस पार्टी केंद्र में वापसी को लेकर आगे बढ़ रही है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं? जो मुद्दे राहुल गांधी जी ने उठाए थे ना यात्रा के दरमियान में, महंगाई का, बेरोजगारी का, प्यार मोहब्बत का और गरीब अमीर के बीच खाई का, ये 4 मुद्दे अपना बहुत बड़े मुद्दे। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी AICC का जो मैनिफेस्टो आया है, 5 न्याय वर्ग बना के फिर 25 गारंटी दी गई है ना, वो इतना ऐतिहासिक काम है, इतना ऐतिहासिक काम है कोई सोच नहीं सकता। एक प्रकार से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया वो। राजस्थान का मिजाज किस प्रकार का नजर आ रहा है? क्योंकि पिछले 2 बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें 25 की 25 सीटें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में दी है। ऐसे में इस बार किस प्रकार की उम्मीद कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में है? देखिए, उस वक्त में अलग स्थिति थी, पूरे देश के अंदर एक माहौल बन गया था। जो उन्होंने जिस प्रकार का माहौल बनाया बालाकोट को लेके और जो कुछ भी हुआ उस वक्त में, वो स्थिति अब है नहीं। देखिए, अब लोग उनकी बातों से जो बातें करते हैं उनसे समझ गए वो कि वो उन बातों में दम नहीं है। अब तो लोग असलियत जान गए उनकी, इसलिए टेम्पो बन नहीं पा रहा है। राजस्थान में कई सीटों पर आप अलायंस के साथ लड़ रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार का रेस्पॉन्स नजर आ रहा है और जिन पार्टियों के साथ कांग्रेस अलायंस पार्टनर के रूप में राजस्थान में लड़ रही है, अन्य सीटों पर भी क्या असर आएगा? अच्छा, स्वाभाविक है। CPM भी है, बाप भी है और साथ में हमारे RLP भी है, तो माहौल उन सीटों पे भी है और आसपास सीटों पे भी है। लेकिन सर, बीजेपी आरोप ये लगाती है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास, जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, क्या खुद के कैंडिडेट कम पड़ गए इसलिए वो अलायंस कर रही है पूरे देश भर में तमाम छोटे छोटे दलों के साथ? ये तो आरोप हमारा उनके ऊपर है कि आपको जब 400 पार हो तो आप नीतीश कुमार जी को, आप हमारे नेताओं को तोड़ के लिया क्यों रहे हो, और लिया के आप टिकट भी दे रहे हो। सर, आपकी जो राजनीतिक विरासत रही है वो जोधपुर की रही है, लेकिन आपके बेटे वैभव गहलोत खुद की पैतृक सीट जोधपुर छोड़कर जालोर सिरोही से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कई सवाल खड़े करती है, किस प्रकार से देखते हैं आप? देखिए, वो एक उसका पिछली बार भी वही उसका नाम चल रहा था, जालोर सिरोही से ही, पर कोई पॉलिटिकल कारण ऐसे हुए कि उनको यहाँ खड़ा करना पड़ा, इसलिए वो अपनी जो वहाँ के लोगों की डिमांड थी उस वक्त में वहीं से वो गए हैं। ये कोई हमारा इश्यू नहीं है। लेकिन बीजेपी ये कहती है कि वैभव गहलोत बाहरी हैं और बाहरी हैं इसलिए जो लुम्बाराम चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लो प्रोफाइल के हैं, इसलिए उनको रेस्पॉन्स मिलेगा जनता का। किस प्रकार से? ये अब ये यहाँ के जोधपुर के उम्मीदवार जो है जी, जो हमारे मंत्री भी हैं बीजेपी के उम्मीदवार, वो तो सीकर के हैं। तो ये बातें, पार्लियामेंट चुनाव में हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति कहीं खड़ा हो सकता है और असेंबली में स्टेट का कोई आदमी खड़ा हो सकता है कहीं पे भी, तो ये तो कोई इश्यू है नहीं। सर, आप जालोर सहित पूरे राजस्थान में घूमे हैं, पर्टिकुलर जालोर सीट की बात की जाए तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स आपको नजर आया? नहीं, सब सीटों में अच्छा लग रहा मुझे तो। मैं करीब 21 जगह गया हूँ, 21 जगह, बल्कि 22 जगह। आज मैं जाके चित्तौड़ भी गया, आज मैं झालावाड़ भी गया, तो 22 जगह मैं गया हूँ
और सब जगह मुझे अच्छा लग रहा है। जोधपुर आपकी परंपरागत सीट रही है। भारतीय जनता पार्टी से केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में है और कांग्रेस ने इस बार नया प्रयोग करके राजपूत प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा है। कितनी बड़ी टक्कर गजेंद्र सिंह शेखावत को करण सिंह उचाड़ा देते नजर आ रहे हैं? कांग्रेस जीत सकती है, जीत रही है, और मैं समझता हूँ कि माहौल बन गया उनके पक्ष के अंदर, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किए। 10 साल में एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं बता सके भाई मेरे वक्त में मैंने ये काम किया। अब वो नरेगा में जो काम चलते हैं हिंदुस्तान भर में या जो स्कीम चलती भारत सरकार की, उन स्कीमों को खुद के खाते में डाल रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो इसको लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन सर, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप जल शक्ति मंत्री रहे और राजस्थान में पानी क्यों नहीं आ पाया, जल जीवन मिशन का काम क्यों नहीं हुआ, तो आरोप लगाते हैं कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने षड्यंत्र के तौर पर काम नहीं होने दिया, जबकि हमने कई करोड़ों रुपए राजस्थान को दिए। बावजूद इसके राजस्थान में षड्यंत्र के तहत खुद को टारगेट मान रहे थे गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस की सरकार, इसलिए काम नहीं हो पाया राजस्थान में। इस प्रकार की बातें आती है। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं जी कि ये स्कीम उनकी नहीं है अकेले की। अगर कोई ऐसी स्कीम होती भारत सरकार की और उसमें कोई रोड़े अटकाते, हम लोग आरोप लगाते, तो फिर भी चल जाता, मान लो। स्कीम उनकी है ही नहीं, वो तो खाली प्रचार कर रहे हैं स्कीम के। जल जीवन मिशन जो है 45% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है और 45 भी उनका है। उनकी स्कीम कैसे हुई, उसको हम फेल क्यों करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, एक बताओ कि 10% इकट्ठा करना गांव वालों से, पब्लिक से, उसको भी हमने डिक्लेयर कर दिया है कि 10% हम इकट्ठा नहीं करेंगे, हम स्टेट फंडिंग देंगे। इसका मतलब 55% हमारा पैसा है, 45 उनका है। तो किस मुंह से ऐसी बात करते हैं वो? सर, 3 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव हुए हैं, आपने कई गारंटियां दी, कई सौगात राजस्थान को दी, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो परंपरा पिछले 2 बार के चुनाव में लोकसभा में रही है कि 25 की 25 सीट जीतती है बीजेपी, वो बरकरार रहेगी? नहीं, इस बार तो कांग्रेस अधिकांश सीटें जीतेगी। बहुत अच्छा माहौल है कांग्रेस पक्ष में, इसलिए कि हमने गुड गवर्नेंस दी। यहाँ पर पूरे देश के अंदर राजस्थान पहली बार चर्चा में आ गया। इतनी शानदार हमारी एजुकेशन की, स्वास्थ्य की, पानी की, बिजली की, सड़कों की, सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स थी। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, इतनी स्कीम्स थी, इतनी शानदार स्कीम थी कि सरकार रिपीट होनी थी इस बार। पर झूठ बोल करके, हिंदू मुस्लिम करके, मोदी जी ने और उनके जो भी उनके नेता थे, मुख्यमंत्री भी आए, कई केंद्रीय मंत्री भी आए, सब झूठ बोल करके कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी हुई है। रेप बहुत ज्यादा होते हैं। कन्हैयालाल डेथ हो गई थी, उनको मर्डर कर दिया था, हमने उनको 50 लाख का पैकेज दिया, उड़ा के 5 लाख दिए उसको, तो एक मुस्लिम को 50 दे दिए। पता नहीं क्या क्या बोले वो लोग। तो उसके कारण लोगों को माहौल बदल गया झूठ आधारित। अब लोग समझ गए इस बात को। अभी से हमारी स्कीमों को लोग याद कर रहे हैं, उसका फायदा लोकसभा में मिलेगा और मिल रहा है। नंबर 1। नंबर 2, नई गवर्नमेंट टेक ऑफ नहीं कर पा रही है, रिमोट से चल रही है, उसका फायदा मिलेगा। और नंबर 3, जो झूठ बोले थे पार्लियामेंट्री चुनाव के, असेंबली चुनाव में, उनकी पोल खुल गई, अब उसका फायदा मिलेगा। तो 3 बातें ऐसी है, इस कारण राजस्थान में स्थिति अच्छी लग रही है सबको। सर, प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और अब तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी ये कहते हैं कि पिछले 3 महीने में बीजेपी की सरकार राजस्थान में बनी है और कई ऐतिहासिक काम हुए हैं, चाहे वो ईआरसीपी परियोजना का काम हो या यमुना जल समझौते का प्रकरण हो। ऐसी कई प्रकरण हैं जो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती 3 महीने में हमने कर दी। सुनिए कि अमित शाह के बारे में, गृह मंत्री है, मैं उनका गृह मंत्री के रूप में मैं मानता हूँ कि मैं तो भूमिका होती है। ईआरसीपी के बारे में उनको ABCD नहीं मालूम है, बिना मतलब की बात करते हैं वो। और जो एग्रीमेंट हुआ है, कोई फायदा में नहीं है। हमारा तो फायदा उसी में है जो मिसेस वसुंधरा सिंधिया जो मुख्यमंत्री थी, और जो 2005 में एग्रीमेंट हुआ राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, उसके आधार पर बाद में ईआरसीपी की योजना बनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आए यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे घोषणा करी 2 बार कि भाई हम आपकी योजना को
जो मांग आपकी है मैं उसको दिखवा लेता हूँ सबको भी। और नाम लिए 13 जिले के, इन जिलों की योजना महत्वपूर्ण योजना है। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करी। हमारी मांग तो ये है, और 16 योजनाएं चल रही है देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजनाएं। अगर ये 17वीं कर देते, और जल संसाधन मंत्री हमारे राजस्थान के, जोधपुर के, क्या वो एक योजना को स्वीकृत नहीं कर पाए और प्राइम मिनिस्टर में वादा नहीं निभा पाए? इसका हमें अफसोस है। और ये जो एग्रीमेंट हुआ, ये पहले हमारे वक्त में एग्रीमेंट की कॉपी बन गई थी, हमने इसको अस्वीकार कर दिया। ये नाटक किया गया जिससे कि मतलब यह इश्यू जो हमने बनाया था उसका फायदा कांग्रेस को नहीं मिले, इसलिए जानबूझ के झूठ मूठ नया वो छोड़ दिया, एक प्रकार एग्रीमेंट बना दिया। वो हमें स्वीकार नहीं है। सर, पिछले 10 साल से केंद्र सरकार की जितनी भी एजेंसीज है उनके दुरुपयोग का आरोप आप लगाते रहे। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी आपको नजर आया क्या कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार ने किया? तो उनका काम यही है, ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स, ये बॉन्ड इकट्ठे किए जो उन्होंने, कैसे किए हैं? ये तो खुला करप्शन है। ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल हो गया एक प्रकार से, कि जो मैंने 2019 के अंदर जो स्टेटमेंट दिया था ना, ऑन रिकॉर्ड है मेरा, मैंने उसको भी रिपीट किया वहाँ पर मेरे ट्वीट के अंदर। उसके अंदर मैंने सब बातें उस वक्त कह दी थी कि कितना बड़ा करप्शन होगा इससे। चंदा दो और धंधा लो। अगर ईडी आपके आई है, सीबीआई इनकम टैक्स आई है, 100 करोड़ आ गए बॉन्ड, 50 करोड़ आ गए, 200 करोड़ आ गए, तो ठीक है, वो केस खत्म हो गया आपका। जरा धमका के आपने चंदा इकट्ठा किया है, 2 मुख्यमंत्री जेल भेज दिया आपने, अकाउंट बंद थे कांग्रेस के, अमेरिका, जर्मनी, यूएन सब लोग बोले कि हो क्या रहा देश के अंदर, कैसे डेमोक्रेसी बचेगी, उनके माने यही बोलने के। तो ये स्थिति अच्छी संकेत नहीं दे रही है। तो मेरा मानना है कि ये माहौल ऐसा बन गया है कि लोग समझ गए इनकी चालों को। सर, राजस्थान सहित पूरे देश में जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं, प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, पूरे क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, माहौल क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, और अभिनेता भी चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से मोदी वेव का जो दावा किया जाता है कि मोदी के नाम की लहर चलती है, तो वो क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में आपको नजर आ रही है? क्योंकि राजस्थान में भी लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं। देखिए, मैं तो देखता हूँ ये घबराए हुए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पक्ष में माहौल लगता है और इनको एहसास है। इतने तमाम दौरे जो हैं राजस्थान में कर रहे हैं, बार बार पीएम आ रहे हैं, बार बार गृह मंत्री आ रहे हैं, चाहे कुर्सियां खाली पड़ी रहे। कल भोपालगढ़ में मीटिंग थी, कुर्सी खाली पड़ी रही, तभी बार बार सब नेता राजस्थान ही आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो इसका मतलब कि राजस्थान माहौल हमारे पक्ष में है, इसलिए आके भ्रम पैदा करते हैं। सर, जैसे पिछले 2 बार के चुनाव में एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की या विपक्ष की, आपको लगता है कि इस बार कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी या गठबंधन जीत सकता है? मुझे लगता है कि जो 25 सीटें हमारी है, कल पहले फेर के इलेक्शन हुआ 12 का, 12 में ही कुछ 7-8 आए तो कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बल्कि ज्यादा आ सकती है उससे भी। माहौल तो ऐसा ही है। सर, राम मंदिर के नाम का माहौल बनाया जा रहा है। बीजेपी ये दावा करती है कि राम मंदिर का माहौल पूरे देश भर में है और उन्हें उम्मीद है कि राम मंदिर के नाम पर वोट पड़ेगा और 400 पार हो जाएगी। आपको लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो वोटर के दिमाग में होगा जब वो वोट डालने जाएगा? देखिए, मैंने तो रामनवमी भी देखा है कि इनको चिंता लग गई है, क्योंकि जनता ने साथ दिया नहीं इनका। देखिए, लोग समझ गए हैं कि भाई आप कब तक राम के नाम पे वोट मांगते रहोगे। राम तो सबके हैं, हमारे नहीं है क्या? जितनी गायों की सेवा मेरे वक्त में हुई है, किसी राज्य में नहीं होगी देश के अंदर। गाय का अलग से मैंने पहले बनाया, निदेशालय बनाया, बाद में उसका वसुंधरा जी ने विभाग में कन्वर्ट कर दिया। अच्छी बात है। उनके वक्त में 500 करोड़ रुपये बटे गौशालाओं को, मेरे वक्त में 3000 करोड़ रुपये बटे। 200 की बजाय 100 गायों को हमने दे दिया छूट गौशाला बनाने के लिए।
लंपी रोग आया तो मैंने 40,000 रुपये दिए प्रति पशुपालक को जो गाय मर गई थी। तो 2 गायों का मैंने बीमा कर दिया। तो जो काम हम कर रहे हैं कहीं नहीं हो रहा है। हम तो गोभक्त नहीं हैं और ये गोभक्त हैं। इनके वक्त में तो मैंने सुना गो मांस का निर्यात बढ़ गया है और उन्होंने अनुदान दिए मशीनरी को। अब पता करिए सच्चाई क्या है इसमें। जो मोदी जी बोलते थे मैंने खुद ने सुना है 2014 के अंदर कोई पिंक रिवोल्यूशन या पता नहीं क्या बोलते थे वो। अब तो स्थिति मैं सुन रहा हूं कि वो तो एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो ये तो बहुत खतरनाक बात है। सर, बीजेपी के राजस्थान के तमाम नेता कन्विंसिंग कर रहे हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चुनावी प्रचार में अभी तक इतनी प्रभावी रूप से नजर नहीं आई। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद भी कई खेमों में बटी हुई नजर आती है राजस्थान में? देखिए, वो तो उनका पर्सनल, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, मुझे नहीं मालूम कि वो कैंपेन कहाँ कर रही है, कहाँ उनकी क्या भूमिका किसकी है वहाँ पर मेरा मानना है कि इनकी पार्टी की तो जो पर्ची से मुख्यमंत्री निकले हैं उसके बाद में सब लोग घर बैठे हुए हैं। मुझे कोई नेता, आप तो ले रहे नाम वसुंधरा जी का, बाकी नेता भी नजर आते हैं कैंपेन करते हुए। सब नेता गायब हो गए हैं। जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे वो सब, मुझे लगता है कि जो जिस रूप में काम करना चाहिए था, उनको एक्टिव होकर कैंपेन करना चाहिए था, वो तो कर नहीं पा रहे हैं। इसीलिए बार बार पीएम को आना पड़ रहा है, गृह मंत्री को आना पड़ रहा है, नेताओं को आना पड़ रहा है। सर, पर्ची की सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री का चयन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने मजबूती से ये बात कही कि जो हमारा कार्यकर्ता है, जो संगठन का काम देखता है, वो भी मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन विपक्ष ने साफ तौर पर निशाना साधा कि पर्ची से मुख्यमंत्री बन गया और बीजेपी में भी कहीं ना कहीं गुटबाजी है। ऐसे में अब जब लोकसभा का चुनाव है तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का चयन राजस्थान में हुआ, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता है और कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आएगा? ये हमें तो लग रहा है कि कार्यकर्ता भी रास्ता में नहीं है, पूरे देश के निराश है, इनके नेता निराश है, आरएसएस के लोग निराश है। जिस प्रकार का शासन चल रहा है, निरंकुश शासन करना चाहिए, निरंकुश शासन करना चाहिए उसको लेके कई लोग चिंतित भी है। इनकी पार्टी में कई लोग समझते इन बातों को। जो वाजपेयी जी के वक्त में जो उनकी क्लास के लोग थे या उनकी सोच के लोग थे, वो तो आज देखते क्या हो रहा देश के अंदर, जो किस प्रकार की दुश्मनी पक्ष विपक्ष में हो रही है। दुश्मनी होनी नहीं चाहिए ना, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। पक्ष तभी होगा सरकार डेमोक्रेसी में, तो विपक्ष होगा। ये चाहते विपक्ष खत्म हो जाए, तो इसका मतलब रशिया की तरह चुनाव चाहते हैं चाहिए एक पार्टी का ही, वो खतरनाक है। फिर मतदाताओं का जो मान सम्मान है, वोट का अधिकार उनके पास, वो खत्म हो जाएगी एक प्रकार से। तो ये चिंता मैं समझता हूँ आरएसएस बीजेपी के ये लोग हैं उनके अंदर भी घर कर गई है। इधर देखता पहली बार इनके फूट नजर आती है कि लोग टिकट लौटा दिए हैं। पहली बार मैं देख रहा हूँ इस प्रकार की स्थिति है बनी पार्टी के अंदर इनकी। सर, बड़ी तादाद में हमने देखा कि कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। कई विपक्षी दलों के नेता भी, राजस्थान के भी, बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में जो दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं उसके बाद क्या बीजेपी मजबूत होगी या फिर बीजेपी का जो काडर कार्यकर्ता है वो निरंकुश नजर आएगा, नाराज नजर आएगा इस लोकसभा चुनाव में? क्योंकि बड़ी तादाद में जो जा रहे उनको तो हमारी, मैं समझता हूँ कि पार्टी हाईकमान समझती है कि हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है। घर घर में इसकी चौकी है, देश के अंदर हर गांव में चौकी इसकी है और बरसों से शासन में रही है। और कई लोग, कई कारण होते हैं कि ईडी, इनकम टैक्स भी कारण है, सीबीआई भी कारण है, और कुछ लोग और भी कोई कारण हो सकते जाने के। ये तो हम तो मानते हैं लड़ाई विचारधारा की होनी चाहिए और हम लड़ रहे हैं देखिए। और अगर कोई जाता भी है तो मैंने तो कहा उनका स्वागत करना चाहिए, भाई चलो आप चले गए, कोई बात नहीं, नए लोगों को चांस मिलेगा। हमारे यहाँ इतना बड़ा कैडर है कि उनको तकलीफ होती है कि हमारा नंबर कब आएगा। तो अगर वो जा रहे हैं तो कम से कम जगह खाली होगी। पर उनका जो कांग्रेसीकरण हो रहा है, वो किस मुंह से कांग्रेस की बात करेंगे?
उनका वॉशिंग मशीन लगी हुई माँ तो पहले करेंगे करप्ट है करप्ट है करप्ट है, जैसी पार्टी ज्वाइन करेगा उनकी। अजीत पवार जी का उदाहरण तो सबके सामने है, प्रधानमंत्री खुद ही बोले थे उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में। 2 दिन बाद में गए डिप्टी सीएम और वित्त पोर्टफोलियो, कमाल है। और मैंने सुना जो निर्मला सीतारमण जी है उनके हस्बैंड ने भी, जो खुद इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का स्कैंडल जो है देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल है। उन्हें पता नहीं क्या क्या बातें कही मोदी जी के बारे में, देश के इस एनडीए गवर्नमेंट के बारे में, कोई सोच नहीं सकता। इनका कोई जवाब नहीं देंगे लोग। इलेक्ट्रल बॉन्ड की सफाई देने फिर रहे हैं। अरे सफाई दो, आप एक वर्जन दो गवर्नमेंट का, कभी नहीं आया। मणिपुर में क्या हो रहा है, गृह चल रहा है, 1 साल हो गया, चिंता ही नहीं है इनका। मैं समझता हूं मॉरल ऑथोरिटी खत्म हो गई। देखो चुनाव जीतना हारना मैं नहीं कहता क्या होगा आने वाले वक्त में, हमें तो लगता है कि इस बार ये चले जाएंगे, पर मॉरल ऑथोरिटी इनकी खत्म हो गई है। क्योंकि मणिपुर जल रहा है 1 साल से, वो भी तो आप एक छोटा राज्य हो सकता है तो आपका स्टेट है, आपका कोई चिंता ही नहीं आपको। आप अकाउंट बंद कर रहे हो कांग्रेस पार्टी के, चुनाव के लिए लड़ेगी पार्टी, यूएन ने कहा है। यूएन कह रहा है कि चुनाव के लिए लड़ेगी पार्टी, बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है वहां पर। अगर ये स्थिति बन गई देश के अंदर, 2 मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए, अमेरिका और जर्मनी सभा उठी है, तो हम कहां जा रहे हैं बताइए, किस दिशा में जा रहे हैं। लोग कहते हैं चुनाव आगे मोदी जी अगर भारी बहुमत से जीत के आ गए तो आगे चुनाव भी होंगे ही नहीं होंगे। अगर ये लोगों में आशंका भी है, शक भी है, तो शुभ संकेत नहीं है। सर आप कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से विदा हो रही है। ऐसे में जब इंडी अलायंस की सरकार बनेगी तो प्रधानमंत्री कौन होगा? क्योंकि जब पिछली बार यूपी की सरकार थी तो सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनना ठुकराया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। ऐसे में आज की परिस्थिति में क्या नजर आता है, कौन प्राइम मिनिस्टर? देखिए वो तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, इसके तो काम इंडिया गठबंधन ही करेगा। चेयरमैन खड़गे साहब हैं, बाकी सब हमारे जो अलायंस के पार्टनर हैं वो सब मिलकर तय करेंगे क्या होना। उस पर मेरा कमेंट करना उचित नहीं मेरा। आखिरी पर हाँ ये बात है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, ऐसा मांगे चल सकते हैं। क्योंकि जो माहौल बना है इनके खिलाफ में, लगता है अंडरकरंट चल रहा हो। सर आखिरी में मैं ये जानना चाहता हूँ, जो पहला चरण का मतदान हुआ देश भर में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। ऐसे में वोटिंग परसेंटेज कम होने से क्या बीजेपी को खतरा है या कांग्रेस को खतरा है? मुझे बीजेपी को खतरा लग रहा है, बीजेपी को, क्योंकि जो उत्साह था उनके अंदर कार्यकर्ताओं में, दौड़ दौड़ के काम करने का, वोटर्स को लाने का, वो समाप्त हो गया है। तो दूसरे चरण में या अन्य चरणों में मतदान बढ़े, ये आप चाहते हैं या फिर वोटिंग परसेंटेज कम रहे? इसमें कांग्रेस का फायदा है या नहीं? नहीं, हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। जो परसेंटेज आई है वो भी हमारे प्रयास से भी आई है जी। और इनके कार्यकर्ताओं में उत्साह हो नहीं रहा जो पहले था। सर आखिरी सवाल मेरा इस पूरे इंटरव्यू का रहेगा कि अब पहले चरण का मतदान हो गया है, दूसरे चरण का जो मतदान है वो अब सामने है। ऐसे में किस प्रकार की उम्मीद नजर आती है और राजस्थान सहित पूरे देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज ये कि जनता को चाहिए कि वो कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर हैं उनको वोट दें। और वो मैं समझता हूँ देश हित के अंदर है, देश के हित में, देश में डेमोक्रेसी के हित में है, संविधान को बचाने के हित के अंदर है। कि संविधान भी खतरे के अंदर है। जिस प्रकार नारा दिया 400 पार के लोग क्यों दे रहे हैं नारा, जरूरत क्या बढ़ गई इनको, तो वो भी लोग समझ गए हैं कि पता नहीं क्या चाहते हैं। और ऐसे ध्वनि निकली भी है प्रधानमंत्री के मुख से कि 100 दिन की कार्य योजना बना ली हमने, तो बताओ देश को भाई कार्य योजना बनाई है तो मैनिफेस्टो तरह हो गई है, छिपा के रखने की क्या जरूरत है उसको। तो लोग चिंतित हो गए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि मेरा मैसेज ये पूरे मतदाताओं को कि आप लोग देश हित में वोट दें, तो डेमोक्रेसी बचाने के वोट दें, संविधान को बचाने के लिए वोट दें, ये मेरा मानना है। और आने वाली पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी कायम रहे। यहाँ पर इंदिरा गांधी की हत्या हो गई पर खालिस्तान नहीं बनने दिया,
राजीव गांधी की हत्या हो गई शांति स्थापित करते करते, इतने बड़े त्याग बलिदान हो गए, कभी नाम लेते हैं ये लोग? तो ये भी अच्छी बात नहीं है कि ऐसी परंपरा डाल रहे हैं इतिहास में कि आप पूर्व प्रधानमंत्रियों को आप याद भी नहीं करो या उनको नीचा दिखाने का प्रयास करो। पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं बोलते ये लोग, जिसने आधार मजबूत किया देश का, तब जाके खड़ा है देश, वो आधार ढांचे पे खड़ा है। तो ये सब तमाम बातें लोग सब समझने लग गए। सर, न्यूज 18 से खास बातचीत के लिए धन्यवाद। तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत साहब का मानना है कि इस बार राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सीटें पिछले 2 बार के चुनाव से बढ़ेंगी और इस बार खाता खुलना तय है। तो वहीं साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि इंडी अलायंस की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और मोदी सरकार अब विदा होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर वर्कर है वो भी कहीं ना कहीं वर्तमान जो लीडरशिप है उससे आहत है। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18, जोधपुर।